हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माय सेल्फ ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईएएस के क्विज जो कि हमारे जुलाई मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। गवर्नमेंट स्कीम्स हम लोग देख रहे थे, कल 10 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज चलिए रेस्ट ऑफ द 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। नहीं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कल डिस्कस करके हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। सो प्रीवियस लेसन देखने के लिए या फिर प्रीवियस मंथ के लेसन को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्विज सेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग 11th क्वेश्चन से, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो करेक्ट आपको बताना है। फर्स्ट है कि अंडर ड्रग ऑर्डर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, तो इसके अंदर जो है आपका ड्रग ऑर्डर के अंदर जो NPPA है वो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को अलाउ नहीं कर सकते हैं कि किसी भी एसेंशियल मेडिसिन की जो है वो प्राइस रेज करे। सेकेंड है कि ड्रग प्राइसेस जो है कंट्रोल ऑर्डर एक तरीके का ऑर्डर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के तहत, कि वो किसी भी ड्रग के प्राइस को रेगुलेट कर सकते हैं। थर्ड है इसके सारे ड्रग्स जो कि मार्केट किए जाते हैं इंडिया में वो यहाँ पे प्राइस कंट्रोल के अंडर में होते हैं। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये भी बात आप लोग एक दिमाग लगा सकते हो कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को अलाउ नहीं किया जा सकता है कि वो अपने प्राइसेस को रेस करे, वो भी एसेंशियल मेडिसिन की। तो थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान लगा सकते हो, बट फिर भी ये आपका जो है ना फैक्ट ही बेस्ड है। अगर आप लोग को पता है तो ही आप लोग जा सकते हो, अदरवाइज आपको लगे कि ये कैसी बात हो गई है कि नहीं। बट सेकेंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट थर्ड यहाँ पे आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि सारे ड्रग्स को जो है ना ये आपका प्राइस कंट्रोल के अंदर नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, और जैसे ही आप थर्ड स्टेटमेंट को रिमूव करोगे तो आपका यहाँ पे बी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी बी है। NPPA की बात करें तो यहाँ पे जो है ना इसको इमरजेंसी पावर जैसा यूज़ किया जाता है कि कंपनी को अलाउ किया जाता है कि वो अपने जो भी ड्रग वगैरह है उसकी प्राइस को वो रेज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो प्राइसिंग यहाँ पे रेगुलेटर है वो यहाँ पे बताते हैं कि ड्रग्स की जो शॉर्टेज है इंडिया में, साथ ही यहाँ पे जो राइजिंग कॉस्ट होता है रॉ मटेरियल का जो कि हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो उसके कारण जो सेलिंग प्राइस है ना वो यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर की बात करें तो ये एक ऑर्डर है जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेक्शन 3 में, जो कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 की है, उसी के तहत दिया गया है, जिसके थ्रू जो ड्रग्स की प्राइसेस है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या सारे ड्रग्स को जो मार्केट किया जा रहा है हमारे इंडिया में वो प्राइस कंट्रोल के अंदर होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अ बिग नो। जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2011 है उसमें ये अडॉप्ट किया गया था कि प्राइमरी बेसिस होगा जो यहाँ पे आपका एसेंशियलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, जिसमें कि आपका लिस्ट होगा स्केड्यूल मेडिसिन का, और वो यहाँ पे प्राइस कंट्रोल के ही पर्पस में होगा। यानी कि यहाँ पे एक सर्टेन लिस्ट होगा जिसके थ्रू जितने भी स्केड्यूल मेडिसिन है उसकी ही प्राइस सिर्फ यहाँ पे कंट्रोल की जा सकती है, सारे मेडिसिन की और ड्रग्स की प्राइस यहाँ पे कंट्रोल नहीं होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है हमारा कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में। तो यहाँ पे करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि यहाँ पे न्यू इंडस्ट्रीज़ और जो न्यू इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना और जो एक्सपेंशन है जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ है बिना किसी एक्सेप्शंस के, यानी कि आपको बताना है यहाँ पे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ रोकी गई है वो भी यहाँ पे कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर। तो पहला है कि न्यू इंडस्ट्रीज़ आपका सेटअप नहीं किया जा सकता, या फिर जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है उसको एक्सपेंड नहीं किया जा सकता बिना किसी एक्सपेंशन के, एक्सेप्शंस के। सेकेंड है कि जो अनट्रीटेड वेस्टेज है और जो एफ्लुएंट्स आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्री से उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है, या फिर सिटी से, टाउन से, या फिर अदर ह्यूमन सेटलमेंट से। थर्ड है कि अगर हम लोग डंपिंग देखें एशेज़ का और किसी और वेस्टेज का जो कि थर्मल पावर प्लांट से, स्टेशन से। फोर्थ है कि रेयर मिनरल्स का जो माइनिंग है और साथ ही साथ वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है CRZ के एरिया के बाहर। तो आपको बताना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे रोका गया है CRZ के तहत। 1 सेकेंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो इस ऑप्शन में आपको कॉमन देखने को मिल रहा है कि थर्ड तो एकदम से बिल्कुल सही है कि ये आपका जो है ना एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड है, यानी कि किसी भी ऐश और कोई भी जो कचरा है आपका थर्मल पावर स्टेशन से उसको जो है कोस्टल रेगुलेशन जोन में जो है आप लोग डंप नहीं कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या है ये आपको बताना है। इसके अलावा है कि ये आप समझ सकते हो कि अनट्रीटेड वेस्ट इसी से रिलेटेड है, क्योंकि कचरे की बात करें तो ये भी आप समझ सकते हो कि अनट्रीटेड वेस्ट का जो डिस्चार्ज है इंडस्ट्री से या फिर सिटी से, टाउन से, तो ये भी नहीं करना है। तो सेकेंड एंड थर्ड इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पे इनकरेक्ट है। आइए देख लेते हैं डिटेल में। जो नोटिफिकेशन यहाँ पे निकल कर आया है ये आपका जो आता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, और यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ रखा गया है कि जो यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, यानी कि कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है उसके अंदर आपको ये सारे काम नहीं करना है। यानी कि आप लोग देखोगे
कि न्यू इंडस्ट्रीज़ को जो सेटअप करना है या फिर जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ है उसको यहाँ पे एक्सपेंड करना है, एक्सेप्ट दोज डायरेक्टली रिलेटेड टू वाटर फ्रंट और डायरेक्टली नीडिंग फॉर शोर फैसिलिटी। यानी कि वो सारे इंडस्ट्री आपको सेटअप नहीं करना है जो कि एकदम से आपका वाटर फ्रंट के ही पास है, ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। साथ ही यहाँ पे मैन्युफैक्चर या फिर हैंडल करना या फिर स्टोर करना या फिर कोई भी हैजार्डियस सब्सटेंस को डिस्पोज करना, ये सब काम नहीं करना है। या फिर फिश प्रोसेसिंग जो यूनिट है उसको सेटअप करना और यहाँ पे एक्सपेंड करना, ये भी नहीं करना है। या फिर यहाँ पे जो मैकेनिज्म है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट और इफ्लुएंट्स को, वो भी यहाँ पे नहीं करना है। साथ ही यहाँ पे अनट्रीटेड वेस्ट को डिस्चार्ज नहीं करना है। तो ये सारा कॉमन चीज़ है जो कि आप समझ सकते हो, ठीक है। और भी है यहाँ पे लिस्ट आप लोग देख सकते हो। देखिए जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है, यानी कि कोस्टल रेगुलेशन जोन आप लोग देखते हो, ये वहाँ पे क्या है ना, ये आपको रेगुलेट करने के लिए होता है, यानी कि जो कोस्टल एरियाज़ है उसको रेगुलेट करने के लिए होता है। और वहाँ पे किसी भी तरीके का ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि हमारी जो कोस्टल जोन है, कोस्टल एरिया है, वो कहीं ना कहीं से आपका जो है इन्वायरमेंटली इम्पैक्ट हो, तो वो सारा काम नहीं करना है, ठीक है। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, ये है आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि एनर्जी इंटेंसिटी को कम करना हमारे इंडियन इकॉनमी का। सेकंड है कि BEE जो है फिनेंशियल असिस्टेंस देते हैं वो इंस्टीट्यूशन को कि जिससे वो एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी को प्रमोट करे और इसके कंजर्वेशन को भी प्रमोट करे। थर्ड है कि कुछ आइटम है जो कि स्टार लेवलिंग प्रोग्राम के अंदर कवर किया गया है, जैसे कि डीप फ्रीज़र है, लाइट यहाँ पे कमर्शियल एयर कंडीशनर है, डोमेस्टिक गैस स्टोव है, बैलेस्ट है और माइक्रोवेव ओवन है। तो आपको करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन से है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो देखिए BEE इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, सो आई होप कि मैं इससे क्वेश्चन आए, मुझे ऐसा लग रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी, सॉरी, क्योंकि सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। BEE इज स्टैट्यूटरी बॉडी, बिल्कुल सही है, जिसमें कि हमारे यहाँ के एनर्जी इंटेंसिटी को कम करने के लिए लाया गया है। यहाँ पे एक आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देखने को मिलेगा जो कि इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है, जिससे कि कैसे हम लोग एनर्जी का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और कंजर्व करें, इस पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि आपका AC हो गया, डीप फ्रीज़र हो गया, आपके माइक्रो ओवन हो गए, तो ये सब में आपका जो है ना स्टार लेवलिंग देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपका जो है 5 स्टार होता है और स्टार लेवलिंग से आपको पता चलेगा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना है, एनर्जी सेविंग कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको इससे पता चलता है। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको पता होना चाहिए। मेजर प्रमोशनल फंक्शन आप देखोगे तो अवेयरनेस फैलाने का काम किया जाता है, इन्फॉर्मेशन देने की बात की जाती है कि कितना कौन सी डिवाइस एनर्जी एफिशिएंसी है, कितना कंजर्व हो रहा है। साथ ही यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है और अरेंज किया जाता है ट्रेनिंग जो कि पर्सनल की है, और साथ ही यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाता है जो भी कंसल्टेंसी सर्विस है इस एनर्जी कंजर्वेशन के फील्ड में। रिसर्च और डेवलपमेंट को भी प्रमोट किया जाता है, टेस्टिंग को भी यहाँ पे डेवलप किया जाता है, सर्टिफिकेशन प्रोसीजर को भी। साथ ही यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है पायलट प्रोजेक्ट का उसको भी फॉर्मुलेट और फैसिलिटेट किया जाता है। एनर्जी एफिशिएंसी प्रोसेस को कैसे यूज़ करना है ये चीज़ प्रमोट की जाती है। साथ ही इनोवेटिव फाइनेंसिंग कैसे करनी है एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट की, इसको भी प्रमोट किया जाता है। तो ये सारा कुछ काम है जो कि यहाँ पे आप लोग देखोगे। स्टैंडर्ड और लेवलिंग प्रोग्राम अगर आप देखोगे तो ये आपके ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, उनके द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया था। इसमें बहुत सारे यहाँ पे आपको डिवाइसेस देखने को मिलेंगे, जैसे रूम एयर कंडीशनर है, सीलिंग फ़ैन है, कलर टेलीविज़न है। इवन आपके घर में जितने भी डिवाइसेस हैं ना, आप उसमें देख लोगे कि स्टार लेवलिंग आता ही आता है। एक बार यहाँ पे पॉज करके भी इसको ज़रूर पढ़ लीजिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, फंड से रिलेटेड तो आपको क्वेश्चन हर देखने को मिलते हैं, बट दिस इज़ रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो आइए इसकी करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी उस प्रोजेक्ट में जो कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करे और कम्युनिटी फार्मिंग एसेट हो। सेकेंड है कि FPO है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप है, ये सारे बेनिफिशरीज है इस स्कीम के अंदर। थर्ड है कि इंटरेस्ट सबवेंशंस जो है ये सारे लोन को प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी फाइनेंसिंग फैसिलिटी के अंदर। तो आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे आपका जो है क्रिएट करने के लिए इस तरीके का फंड है और रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो पोस्ट हार्वेस्ट जितने भी फसल्स होते हैं उनको सही तरीके से मैनेज किया जाए, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। कम्युनिटी फार्मिंग एसेट के लिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा और इस तरीके के प्रोजेक्ट में आपका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसमें आपका FPO है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है और जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप है, जो कि इसके अंदर बेनिफिशरीज होंगे। और इंटरेस्ट सबवेंशंस जो है वो सारे तरीके के लोन में दिया जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशंस कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए अगर किसी भी तरीके का लोन लिया जा रहा है ना, तो उस लोन का 2% जो है सरकार के द्वारा पे किया जाएगा, तो इसको कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशंस। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है तो तीनों यहाँ पे करेक्ट है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी।
ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यही सारी बातें को रखा गया। और हाँ, इंटरेस्ट सबवेंशन यहाँ पे कितना है, 3% का है, तो यानी 3% है यहाँ पे। और लिमिट कितना लोन का रखा गया, तो 2 करोड़ तक का लोन आप लोग ले सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है वो नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है, जो कि कंट्रीज़ के माइनिंग डिस्ट्रिक्ट में आपका सेटअप किया जाएगा। कि यहाँ पे जो काम करना है वो इंटरेस्ट और बेनिफिट ऑफ लोगों के लिए है, एरिया के लिए है, जो भी यहाँ पे माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन से अफेक्ट होते हैं। सेकंड है कि डीएमएफ की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसको जो सेटअप किया जा रहा है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत किया जाएगा। थर्ड है कि डिस्ट्रिक्ट जो मिनरल फाउंडेशन फंड है इसको यूज़ किया जा सकता है कोविड-19 के सप्लीमेंट में, जो भी यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज से रिलेटेड है, स्क्रीनिंग और टेस्टिंग रिक्वायरमेंट से ज़रूरत है रिलेटेड है। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अगर करेक्ट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट नो डाउट करेक्ट है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है, जिसको कंट्रीज़ के माइनिंग डिस्ट्रिक्ट में आपका सेटअप किया जा रहा है और उसी एरिया में आपका सेटअप किया जाएगा जहाँ पे माइनिंग रिलेटेड जो खनन रिलेटेड जो ऑपरेशन है उससे अगर लोग यहाँ पे बेनिफिट हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं या फिर काम से यहाँ पे जो अफेक्ट हो रहे हैं उनको यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाना है। बट सेकंड इज़ इनकरेक्ट, इसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नहीं सेटअप किया जा रहा है। थर्ड इज़ अगेन करेक्ट, सो द बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, दैट इज़ फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, आइए देख लेते हैं। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है। और इसको जो सेटअप किया जा रहा है वो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 है, उसके तहत जो है ये आपका इसको सेटअप किया जाएगा। और फंड जो कलेक्ट किया जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे कुछ हाई प्रायोरिटी एरिया भी है जो कि सारे स्टेट में आइडेंटिफाई किया जाएगा। एटलीस्ट यहाँ पे 60% जो फंड है उसको यूज़ किया जाना चाहिए। तो ये एरिया कौन कौन से हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड, सैनिटेशन। सो ये सारे एरिया में जो है आपका हेल्थ यहाँ पे जो फंड दिया जा रहा है उसको बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अब इसी से रिलेटेड है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड फाउंडेशन फंड के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट है कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ऑपरेशन है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे उनको पावर दिया गया है कि वो कुछ रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन प्रिस्क्राइब करें। सेकंड है कि ये जो फंड है ये इसको ट्रीट किया जाएगा एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज फॉर द स्टेट के लिए। थर्ड है कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, ये आपका यहाँ पे वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए है, कुछ एरिया के लिए, पीपल के लिए जो कि माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन से अफेक्टेड है। और यहाँ पे फंड जो जनरेट किया जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के द्वारा किया जाएगा। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट की बात करें तो तीनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी डी हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे पावर है कि वो कुछ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन, और साथ ही साथ यहाँ पे जो फंड है वो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज होगा। साथ ही यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना है जिसमें कि आपके वेलफेयर ऑफ एरिया को यहाँ पे और लोगों को जो भी यहाँ पे अफेक्टेड है माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन से उनको प्रोवाइड किया जाएगा। फाइन, कमिंग टू द सेवंथ क्वेश्चन, ये है नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। तो इसमें आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट जो है ये रीजनल और डिटेल एक्सप्लोरेशन जो मिनरल का हो रहा है उसके पर्पज़ के लिए सेटअप किया जाएगा और यहाँ पे जो फंड यूज़ किया जा रहा है उसके लिए। सेकंड है कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 जो है इसके अंदर सेटअप किया गया है कि मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को सेटअप करना है, मैंडेट किया गया है कि सेटअप करना ही है। थर्ड है कि ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन के तहत आता है। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा ये बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट की बात करें तो तीनों स्टेटमेंट अगेन करेक्ट है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट एक तरीके का ट्रस्ट है जो कि नॉन प्रॉफिट है, बॉडी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लाया गया है, जो कि रीजनल और डिटेल एक्सप्लोरेशन जो मिनरल्स का होता है उसी के पर्पज़ के लिए लाया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो आपका है ना ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जैसा है जिसको कि दोनों जो है सेम ही कानून है, माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको सेटअप किया गया, लेकिन कंट्रीब्यूशन डिफरेंट है। 2% है स्टेट ऑफ 10 to 30% आपको डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स में देखने को मिलेगा, बट एमईटी में आपका 2% है। तो ध्यान रखना है दोनों के बारे में। कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, अगेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड है, करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट इसका एम है कि रेयर और जो अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट है उसको यहाँ पे पब्लिश करना है रिसर्चर के लिए, स्कॉलर के लिए और जनरल पब्लिक के लिए। सेकंड है कि नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो यहाँ पे हिस्टोरिकल लिटरेरी जो वर्क है दूसरे कंट्रीज़ के लिए उसको यहाँ पे रिप्रिंट करेंगे। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ
यहाँ पे सी हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये प्लान किया जा रहा है कि 108 वॉल्यूम जो मंगोलियन खंजूर है उसको फिर से रीप्रिंट किया जाएगा, और ये जो रीप्रिंट किया जाएगा ये आपका नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट के द्वारा किया जाएगा, और टारगेट है मार्च 2022 तक का। ठीक है, जिसके तहत क्या है कि हमारे जो बायलैटरल टाइज है दो कंट्रीज़ के बीच में, हमारा इंडिया और मंगोल के बीच में, वो यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग होगा। मंगोलियन लैंग्वेज में देखें तो खंजूर का मतलब है कंसाइज ऑर्डर, द वर्ड ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन पर्टिकुलर। ओके, तो ये काम किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि कोड ऑन वेजेस 2019, ये एक कानून है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें कि आपका जो वेजेस और जो बोनस पेमेंट दिया जाता है सारे एम्प्लॉयमेंट में, जहाँ पे भी मान लीजिए इंडस्ट्री है, ट्रेड है, बिजनेस है, मैन्युफैक्चर है, जो कैरीड आउट हो रहा है उसको रेगुलेट किया जाता है। सेकंड है कि मिनिमम वेज अगर हम लोग देखें तो दोनों की तरफ से, यानी कि सेंटर और स्टेट की तरफ से डिटरमाइन किया जाता है। थर्ड है कि वाइल फिक्सिंग मिनिमम वेज, गवर्नमेंट को जो है ना यहाँ पे आपका जो स्किल ऑफ वर्कर्स है उसको नहीं देखा जाता। तो आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो कि ये बिल्कुल करेक्ट है। कोड ऑफ वेजेस जो है इसका मतलब ही यही है कि यहाँ पे आपका जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये आपका लाया गया है, जिसके थ्रू जो है रेगुलेट करने के लिए कि यहाँ पे जो आपका बोनस दिया जा रहा है, वेजेस दिया जा रहा है, वो कैसा रहेगा, वो सारे एम्प्लॉयमेंट को देना है। साथ ही ये जो डिटरमाइन किया जाएगा ये आपका सेंटर और स्टेट के द्वारा किया जाएगा, बट यहाँ पे ये नहीं, ऐसा नहीं है कि स्किल ऑफ वर्कर्स को यहाँ पे देखा जाएगा। सो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया। ठीक है, आइए देख लेते हैं, जो ये कोड है ये सारे एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को कवर किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वेज रिलेटेड डिसीजन बनाएंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे कि रेलवे में है, माइंस के लिए है, ऑयल फील्ड में, तो ये सारा काम यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे वेजेस में क्या है, सैलरी, अलाउंस और कोई अदर कंपोनेंट भी है उसको इंक्लूड किया जाएगा। मिनिमम वेजेस जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। मिनिमम वेजेस जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड भी किया जाएगा। मिनिमम जो वेजेस है वो रिवाइज्ड भी किया जाएगा, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके विदिन ही जो है वो यहाँ पे आपका रिवाइज्ड हो जाना चाहिए। जब फिक्स किया जाता है मिनिमम वेजेस तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है ना कुछ चीज़ें यहाँ पे देखते हैं कि स्किल ऑफ वर्कर्स को भी और डिफ़िकल्टी ऑफ वर्क को भी, तो ये दोनों चीज़ देखा जाता है, ना कि स्किल ऑफ वर्क को ही। ठीक है, तो आइए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पल्ला फ्लड प्लेन आपका प्रोजेक्ट है, तो ये न्यूज़ में था कि यहाँ पे आपका जो फ्लड वाटर है उसको रिचार्ज करने के लिए और स्टोर करने के लिए है। फ्लड प्लेन ऑफ विच रिवर के बारे में पूछा जा रहा है, गोदावरी, पल्लर या फिर आपका यमुना या फिर पेरियार। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा सी हो गया, डैट इज़ यमुना। ठीक है, आइए देख लेते हैं, ये पल्ला 2.0 है, पायलट है, मेगा अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर बनाया गया है इस तरीके से। तो लास्ट ईयर प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है 17.6 एकड़ तक ये कवर हो गया था, और यहाँ पे प्लान है 1.5 शैलो पिट्स है जो कि डक किया जाएगा यमुना फ्लड प्लेन में। सैंडी रिचार्ज बेड है जो कि यहाँ पे वाटर फ्लड वाटर को 4-5 घंटे तक यहाँ पे जो है होल्ड करके रख सकते हैं। एक्सेस जो स्टोर वाटर है ना आफ्टर डिगिंग, यानी कि 1000 एकड़ तक यहाँ पे आपका जो है खुदाई होगा, और खुदाई मीन्स क्या, यानी कि खोदा जाएगा पूरा। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि उसको समर में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि जब वाटर स्कार्सिटी होती है ना, तो पानी की जब कमी होती है गर्मियों में, तो उस समय ये सारे जो फ्लड के पानी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे तरीका है जो कि आप लोग देख सकते हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। 10 क्वेश्चन आपको बताना है कि आउट ऑफ 10 कितने आए। कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, डेली मैं देखते रहती हूँ आप लोग की मैसेजेस और आप लोग की कमेंट देखते रहती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ बच्चे रेगुलर है, मतलब कि एक दिन भी मिस नहीं करते। अगर गलती से मिस हो जाता है तो नेक्स्ट डे उसको देख लेते हैं। देखिए, यही बस काम आप लोग को करना है, डेली मीन्स डेली होती है, आप लोग को थोड़ी सी टाइम निकालनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, और इसी तरीके से अपने पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन देना है। ज़्यादा कुछ और कोई ऐसा रॉकेट साइंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग डेली अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हो ना, तो एक समय के बाद आप लोग देखोगे कि आप लोग सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ना सबसे रूबरू हो जाओगे, और सारे टॉपिक्स में आप कुछ ना कुछ जो है ना लिखने की कैपेबिलिटी हो जाओगे, बोलने की कैपेबिलिटी हो जाओगे। बस इतनी ही चीज़ आपको चाहिए यूपीएससी या स्टेट पीसीएस को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो कमेंट करना ना भूलें, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।